मेरा काला है दिलदार। किस्त नंबर 1। बड़ी सी खूबसूरत कार एक आलीशान खूबसूरत बंगले के सामने आकर रुकी। चौकीदार ने देखते ही फौरन गेट खोला। गाड़ी अंदर आकर पोर्च में रुकी। एक बहुत ही हैंडसम खूबरू नौजवान कार के पिछले डोर से नीचे उतरा। आंखों से ग्लासेस उतारने के बाद इसने अर्ध गिर्द का जायजा लिया। बहुत ही खूबसूरत लान है मामू जान आपका, इसने ड्राइविंग सीट से उतरे एक आदमी से कहा, जिसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और बोला, तुम्हारी फूफो जान बेताबी से तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से खिली रह गई। इतना खूबसूरत बंगला और ये खूबसूरत फानूस पूरे घर की शान को बढ़ा रहे हैं। टीवी लाउंज की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं हो। ये बिल खाती सीलियों की बनावट, क्या कमाल है मामू जान, किसने ये शानदार बंगला पसंद किया? तुम्हारी फूफो जान ने इतनी खूबसूरत चॉइस उनके अलावा और किसकी हो सकती है? पीछे से एक औरत की शोख अंदाज में बोलने की आवाज आई, फूफो जान। इसने देखते ही बन्हें खोल दे। शमीम बेगम ने भी इसको सीने से लगाया, इसका माथा चूमा और बोले, दिल को करार आ गया मेरे शहजादे मेरे प्यारे, तुम्हें देखकर तो सुकून सा मिल गया है। तुम्हें क्या बताऊं, 4 साल तुम्हारी जुदाई में तुम्हारी फूफो ने किस तरह गिन गिन कर गुजारे हैं। तुम्हें क्या पता, तुम में तो मुझे अपने चांद से भाई का अक्स नजर आता है। मेरे लिए तो मीर छोटिए माँ बाप और भाई तुम ही तो हो। मेरा पूरा मीका तुम्हारी एक जात में समाया हुआ है, इसलिए तुम फूफो के भतीजे नहीं बल्कि इसकी जान हो। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम्हारे आने से पहले हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हों, तो देख लो मेरी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। फूफो और भतीजे का प्यार खत्म हुआ तो हम पर भी नजर डालें। शमीम बेगम, जी जी सरकार, आइए बैठिए। मेरे भतीजे को लाने का एयरपोर्ट से बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वो फिर शोख अंदाज में बोले, खिदमत फी अलहाल यही है, अच्छी सी काफ पिलाएं, बाद में फ्रेश होकर खाना खाएंगे। शामिर ने उधर उधर झांका जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। फूफो जान मीराल नजर नहीं आ रही, क्या इसे मेरे आने की खबर नहीं? हाँ मैंने सरसरी सा बताया था, शायद भूल गई हो, वैसे घर में ही मौजूद है। मेरे ख्याल में अपनी लाइब्रेरी में कोई किताबें पढ़ रही होगी, आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। शमीम बेगम ने एक एक करके इसे तमाम कमरे दिखाए। हर कमरा एक से बढ़कर एक था। आला किस्म का फर्नीचर कमरों में मौजूद था। मास्टर बेडरूम तो इसे बहुत ही पसंद आया। फूफो जान, आपकी चॉइस की दाद देना पड़ेगी, इतना खूबसूरत मास्टर बेडरूम क्या बात है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत होटल के कमरे में मौजूद है, जहां एक ही जगह जरूरत की हर चीज आपको मुयस्सर आ जाएगी। बेड का ऊपर वाला हिस्सा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी नई नवीली दुल्हन का कमरा हो। सिर्फ बेड वाली जगह की डेकोरेशन ऐसे की गई थी कि वहां लाइट बहुत कम पहुंचती थी। पूरा कमरा लाइटों से जगमगा रहा था, मगर बेड वाले हिस्से पर मध्यम सी रोशनी पड़ रही थी। जाली के पर्दों से आरास्ता बेड इसके दिल को भा गया। वो हिस्सा रोमांटिक सा महसूस हो रहा था। आओ तुम्हें इस हिस्से का एक और दिलचस्प नजारा दिखाऊं। शमीम बेगम ने बेड के करीब लगे स्विच बोर्ड पर उंगली रखी, एक बटन प्रेस किया तो बाकी कमरे की तमाम लाइट साफ हो गईं और सिर्फ इस बेड वाले हिस्से पर एक जगमग करते बल्ब की रोशनी पड़ने लगी। वो भी रोशनी मध्यम मध्यम थी, जो सिर्फ इस हिस्से की खूबसूरती दिखा रही थी और वो हिस्सा जगमगा रहा था। वो बन्हें फैलाए बेड पर लेट गया और बोला, फूफो जान, आपके इस तिलिस्म की दाद देना पड़ेगी, फिक्र ना करो, इससे भी खूबसूरत मास्टर बेडरूम तुम्हारे लिए भी बनवाया है, लेकिन वो अभी सरप्राइज है, वो तुम्हें मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनते ही वो झट से खड़ा हुआ, उनको बाहों से पकड़कर गोल गोल घूमती हुए बोला, फ्यूचर प्लानिंग है। हाँ ऐसा ही समझो, मगर ये राज बस तुम में और मुझ में है। यस बोस कहकर इसने सीने पर हाथ रखकर उनकी इस नवाजिश का शुक्रिया अदा किया। मीराल साहिबा तो लगता है मुझे मिलने नहीं आएंगी, मुझे ही अनस से मिलने जाना पड़ेगा। वैसे कहाँ है इसका कमरा? ऊपर वाले पोर्शन में राइट साइड पर इसका कमरा है। इसके साथ उसकी लाइब्रेरी है। आई थिंक वो लाइब्रेरी में मौजूद है। तुम मिल लो इससे जाकर, मैं खाना
लगवाती हूँ। शमीम बेगम मास्टर बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई और वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। लाइब्रेरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? इजाई एक नागवार सी आवाज अंदर से आई। शामिर के अंकेरती हुए अंदर दाखिल हुआ। ओह, शामी साहिब बहन। वो झूलती कुर्सी पर बैठी थी, किताब पढ़ते हुए नजरें उठाकर इसे देखा, फिर पढ़ने में मसरूफ हो गई। ओ आओ बैठो, कैसे हो? तुम्हारा जहाज का सफर कैसा रहा और स्टडी के 4 साल कैसे गुजरे? इसे देखकर उसने इस गर्मजोशी का मुजाहरा न किया जो उसके मामू और फूफो ने किया था। सारा कुछ एक ही बार पूछकर शायद वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। शामिर को इसका ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया। हाथ में पकड़े ग्लासेस इसने आंखों पर लगाए। लगता है तुम मसरूफ हो, फिर मिलेंगे, वो ये कहकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। शामिर, शामिर। वो पुकारती रह गई, मगर वो टूटे दिल और उदासी आंखों में भरे वहां से जा चुका था। बेडरूम में होने वाली अपनी मामा और शामिर की बातें वो सुन चुकी थी। उन्हें सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया था। वो गुस्सा इसने शामिर पर निकाल दिया, ये सोचे बगैर कि वो इसका बचपन का दोस्त है और 4 साल बाद अमेरिका से लूटा है। इसने अपने शाने उचक्का बड़े छोटी हमजा आंखें सकेल और फिर पढ़ने में मसरूफ हो गए। डिनर के लिए वो चारों डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठे थे। इसकी पेओ पेओ और मामू इससे अमेरिका के बारे में पूछते रहे और उसकी स्टडी के बारे में बातें करते रहे। वो सिर्फ उनकी बातों का जवाब देता और फिर खामोशी से खाना खाने लगता। मीराल खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और खाना खाती रही। खाने के दौरान वो बार बार शामिर की जानिब देखती रही, मगर वो सर झुकाए खाना खाने में मसरूफ रहा। इसने इसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। इसे सुबह वाले अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने सोचा हो सकता है जो वो सोच रही हो वैसा ना हो। फ्यूचर प्लानिंग वाले अल्फाज ने इसे इश्तियाल दिलाया था। खैर, अगर ऐसा कुछ है भी तो वो मामा की सोच होगी। उनकी सोच से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदी थी। इसमें शामिर का क्या कसूर? इसे इसके साथ ऐसे रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। वो इसे एक्सक्यूज कर ले गई। इसने सोचा। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। इसने सबसे पहले शामिर के कमरे में जाने का फैसला किया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर के वो अंदर दाखिल हुई। शामिर स्लीपिंग ड्रेस पहनकर सोने की तैयारी कर रहा था। कैसे हो? इसके पूछने पर वो खामोश रहा। नाराज हो? मैं सुबह वाले अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए थी। मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरे ख्याल में हम जितने अच्छे दोस्त रह चुके हैं, इस दोस्ती के नाते मुझे देखते ही तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए थीं। थोड़ी देर तो मुझे हंस कर बिला सकती थी, मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछ सकती थी। खैर, तुम्हें मुझसे मेरे हाल अहवाल से कोई सरोकार नहीं। ये तुमने आज साबित कर दिया है। वो रूहांसा हो गया। यकीन जानो ऐसा कुछ नहीं। मैं तुमसे इसीलिए तो एक्सक्यूज करने आई हूँ। प्लीज 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 प्लीज। इसके सामने हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी। इसको देखकर इसका गुस्सा कम हो चुका था। तुम्हारी यही हरकतें कभी तुम्हें एक मैच्योर लड़की बनने नहीं देंगे। इसके जुड़े हाथों को इसने थामा और पकड़कर बेड पर बिठा लिया। पहले बताओ डिस्टर्ब क्यों थी? बाकी बातें बाद में करते हैं। मामा की कुछ बातों पर गुस्सा आ गया था। ओ अच्छा, उनका गुस्सा मुझ परदेसी पर निकाल दिया। वो रूहांसा हुआ। ओ मिस्टर, तुम परदेसी नहीं अब देसी हो चुके हो। वो दोनों खिलखिलाकर मुस्कराए और फिर गुफ्तगू शनीद जारी हो गए। शामी शामी यूनिवर्सिटी से लूटते ही इसने शामिर को आवाजें लगाना शुरू कर दी। बेगम साहिबा, शामिर साहिब आपके कमरे में हैं, मुलाजमा ने आकर बताया। हम तो मेरे कमरे का जायजा लिया जा रहा है। मुलाजमा को अपनी चीजें पकड़ा करवा गुनगुनाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। साइड टेबल पर रखी उसकी तस्वीर में वो कहीं गुम था। जब उसने जाकर कानों में सरगोशी की, शामिर साहब देख चुके, मेरा कमरा कैसा लगा? पसंद आया?
वैसे तुम्हारी फूफो को तो मेरा कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो मेरे कमरे में आना भी पसंद नहीं करती। मुझे ये भी नहीं याद कि आखिरी बार मेरे कमरे में कब आई थी। उसकी तस्वीर साइड टेबल पर रखने के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अर्ध-गिर्द देख इसके कमरे का जायजा लेने लगा। दीवारों पर हर तरफ ब्लैक कलर के टच के साथ वॉलपेपर लगा हुआ था। ब्लैक कलर बहुत वाज़ेह हो रहा था। उसका कैबिनेट भी ब्लैक कलर की डेकोरेशन से ही बना था। तस्वीर में भी इसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। इत्तेफाकन अभी भी वो ब्लैक ड्रेस पहने ही उसके सामने खड़ी थी। अगली किस्त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।